24 मार्च 2026 मतलब जरा सोचने वाली बात है कि एक बिल्कुल ही आम सुबह की शुरुआत होती है। एकदम नॉर्मल दिन की तरह। हाँ, लोग हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राइट। लेकिन तभी अचानक से पूरे देश में करोड़ों लोगों के फोन की स्क्रीन एक साथ चमक उठती है। मतलब अनगिनत घबराहट भरे मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और न्यूज अलर्ट्स तैरने लगते हैं। और गूगल पे अगर उस वक्त का ट्रेंड देखे कोई, तो पूरे आप भारत में सिर्फ एक ही चीज पागलों की तरह सर्च की जा रही थी। हाँ, वो था लॉकडाउन इन इंडिया 2026। बिल्कुल। ठीक 6 साल पहले बिल्कुल इसी तारीख को भारत में पहला कोविड-19 लॉकडाउन लगा था। तो सवाल ये उठा कि क्या सच में देश एक और पूर्णबंदी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर किसी ने हमारी सबसे डरावनी यादों की चाबी घुमा दी है। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव का मकसद ना इसी पैनिक स्पाइरल, मतलब घबराहट के इस बेकाबू भंवर के पीछे की असली सच्चाई को खोजना है। हाँ, क्योंकि उस दिन की सबसे अजीब बात तो ये थी कि न तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और न ही दुनिया में कोई नया वायरस फैला था। कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ भी नहीं। फिर भी देखते ही देखते पूरे देश में लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने लगे, किराना दुकानों पर राशन का स्टॉक खत्म होने लगा। वो तो एकदम पागलपन था। हाँ, ये एक क्लासिक केस था कि कैसे आधी अधूरी जानकारी और पुराना ट्रॉमा मिलकर एक पूरे देश को मानसिक रूप से पैरालाइज कर सकते हैं। सही बात है। और इसीलिए आज हमारे पास न न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कानूनी दस्तावेज हैं, सरकारी गाइडलाइंस हैं और आर्थिक आंकड़ों का एक पूरा पुलिंदा है। हम इन सब का विश्लेषण करेंगे। और ये समझेंगे कि कानूनी तौर पर लॉकडाउन असल में क्या होता है। हाँ, और वर्तमान में जो ये ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के कारण पैदा हुआ है, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये आखिर किस बला का नाम है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिना डरे एकदम वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से किसी भी आपात स्थिति के लिए कैसे तैयार रहा जाए। ठीक है, तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अचानक एक ही दिन में पूरे देश में ये डर कैसे फैल गया। क्या कोई आधिकारिक घोषणा हुई थी? क्योंकि लॉकडाउन जैसा भारी भरकम शब्द अचानक आसमान से तो नहीं टपक सकता ना। बिल्कुल नहीं। आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं हुई थी। अगर हम इसके डेटा और न्यूज साइकिल को गहराई से देखें ना, तो पता चलता है कि इस राष्ट्रीय घबराहट के पीछे एक नहीं बल्कि 3 मुख्य ट्रिगर्स थे। अच्छा, 3 ट्रिगर? हाँ, और ये तीनों एक ही समय पर एक साथ घटित हो गए। सबसे पहला ट्रिगर था संसद में प्रधानमंत्री का वो भाषण जो उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर दिया था। अच्छा, हाँ, जहां उन्होंने वो ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट का जिक्र किया था। राइट। को उसी राष्ट्रीय एकजुटता, संयम और तैयारियों की जरूरत है जो पूरे देश ने कोविड-19 के मुश्किल दौर में दिखाई थी। मतलब उनका मकसद हालात की गंभीरता को समझाना था। बिल्कुल। देशवासियों से सहयोग की अपील करना था। उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया तो अलग ही चलती है यार। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये बिल्कुल उस टेलीफोन गेम की तरह है। हाँ, वो बचपन वाला गेम। एग्जैक्टली, जहाँ बात शुरू कुछ और होती है और एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते अंत में उसका मतलब ही पूरी तरह बदल जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि लोगों ने भाषण के असली संदर्भ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया? हाँ, और इसे डिजिटल दुनिया में सिलेक्टिव क्लिपिंग कहते हैं। सिलेक्टिव क्लिपिंग? हाँ, मतलब भाषण के एक छोटे से हिस्से को जहाँ कोविड-19 जैसी एकजुटता की बात थी, उसे काटकर संदर्भ से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। अरे बाप रे। और आग में घी डालने का काम किया दूसरे ट्रिगर ने, जो था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट। मैंने वो रिपोर्ट देखी है। हाँ, तो IEA ने दुनिया भर में तेल संकट से निपटने के लिए एक 10 पॉइंट इमरजेंसी डिमांड रिडक्शन प्लान जारी किया था। राइट। उसमें वो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात थी, हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल जैसे मतलब कुछ स्वैच्छिक सुझाव दिए गए थे ताकि कच्चे तेल की खपत कम हो सके। बिल्कुल, वो सुझाव पूरी तरह से ऊर्जा बचाने के लिए थे। लेकिन न्यूज चैनल्स और मीडिया पोर्टल्स ने ना अपनी हेडलाइंस चमकाने के लिए इसे कोविड स्टाइल मेजर्स का नाम दे दिया। ओह, तो वहां से ये शब्द आया। एग्जैक्टली। अब जरा सोचने वाली बात है कि एक आम इंसान जो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, जब वो कोविड स्टाइल पढ़ता है तो उसका दिमाग सीधे ग्लोबल लॉकडाउन की तस्वीर बना लेता है। एकदम सही। और फिर तीसरा ट्रिगर तो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक बम था। 24 मार्च की तारीख। हाँ, पहले लॉकडाउन की छठी बरसी। वाकई इस तारीख का जो मनोवैज्ञानिक असर है ना, वो
इतना गहरा है कि हमारी सामूहिक चेतना में ये एक डर के साथ दर्ज हो चुका है। बिल्कुल। तो सिलेक्टिव क्लिपिंग, मीडिया के सनसनीखेज शब्द और एक डरावनी बरसी, इन तीनों ने मिलकर एक साधारण सी ऊर्जा चेतावनी को राष्ट्रीय आपदा की झूठी खबर में बदल दिया। ये तो हो गई पैनिक की शुरुआत की बात, लेकिन अब जब लोग लॉकडाउन शब्द सुनकर इतने डरे हुए हैं, तो एक बार कानूनी पन्ने भी पलटकर देख ही लेते हैं। जरूरी है। क्या सरकार सिर्फ तेल बचाने या पेट्रोल की खपत कम करने के लिए पूरे देश पर लॉकडाउन थोप सकती है? मतलब कानूनी तौर पर लॉकडाउन असल में है क्या? अगर हम इसे कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखें ना, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत में एनर्जी लॉकडाउन जैसी कोई कानूनी परिभाषा सिरे से मौजूद ही नहीं है। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन एक बहुत ही चरम और सख्त आपातकालीन कदम है। ये तब लगाया जाता है जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए और प्रशासन के पास लोगों की जान बचाने के अलावा कोई और विकल्प न बचे। तो फिर इसे लागू करने का कानूनी आधार होता क्या है? ये मुख्य रूप से एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। 1897 मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून? हाँ, मूल रूप से अंग्रेजों के जमाने का ही एक कानून है जिसे महामारियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी इस्तेमाल होता है। ओके। कानून बड़ा साफ है। जब तक कोई ऐसा नया जानलेवा वायरस ना आ जाए जो सीधे तौर पर अस्पतालों को घुटनों पर ला दे, या कोई बहुत बड़ा युद्ध न छिड़ जाए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। Exactly. तब तक सरकार अर्थव्यवस्था को इस तरह ताले में नहीं रख सकती। सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए देश बंद नहीं किया जा सकता। तो क्या हम उन परिस्थितियों को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? मतलब किन हालातों में इसे लागू किया जा सकता है? देखिए, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य रूप से 5 एक्सट्रीम हालात हो सकते हैं। 5? कौन कौन से? पहला, किसी नए जानलेवा वायरस का फैलना जिसका कोई इलाज ना हो। दूसरा, जब हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाए, मतलब अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन या डॉक्टर न बचे, जो हमने कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत देखा था। हाँ। तीसरा है युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बहुत बड़ा और सीधा खतरा हो। चौथा, कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बहुत बड़ा भूकंप या प्रलयंकारी बाढ़। और पांचवा? और पांचवा तब है जब कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर इस कदर बिगड़ जाए कि दंगे या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। तो बस यही 5 कारण है। वैसे लॉराटो की रिपोर्ट पढ़ते हुए ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। क्या? कई लोग लॉकडाउन, धारा 144 और कर्फ्यू, इन तीनों को एक ही तराजू में तौल लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जबकि लॉकडाउन में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होती है, लेकिन जीवन रक्षक और जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, बैंक, किराने की दुकानें और दवाखाने, ये तो पूरी तरह से खुले रहते हैं। यही वो बारीकी है जो अक्सर अफवाहों के शोर में दब जाती है। शब्दों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कर्फ्यू एक बिल्कुल अलग स्थिति है। कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू में प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको घर से बाहर पैर रखने की भी इजाजत नहीं होती। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लॉकडाउन गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालने जैसा है? न्यूट्रल गियर? हाँ, मतलब जहाँ इंजन चालू है, गाड़ी बहुत धीमी गति से रेंग रही है लेकिन बंद नहीं है। दिलचस्प एनालॉजी है। जबकि कर्फ्यू का मतलब है गाड़ी से चाबी ही निकाल लेना और उसे गैराज में पूरी तरह से लॉक कर देना। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक उदाहरण है। न्यूट्रल गियर में अर्थव्यवस्था की सांसें चलती रहती है, और वैसे भी मौजूदा हालात में तो गाड़ी न्यूट्रल में भी नहीं है, वो बस एक उबड़ खाबड़ सड़क से गुजर रही है। लेकिन एक मिनट, अगर हालात इतने ही सामान्य हैं, अगर कोई लॉकडाउन लग ही नहीं रहा है, तो फिर पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें क्यों दिख रही हैं? क्या ये सिर्फ पैनिक बाइंग है, या फिर सप्लाई चेन में सच में कोई बहुत बड़ा लीकेज हुआ है? असली समस्या है क्या? यहीं पर हमें स्वास्थ्य से हटकर अर्थशास्त्र और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। अच्छा। क्योंकि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये पूरी तरह से एक एनर्जी प्राइस शॉक है। असली संकट की शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, जब वो अमेरिका और इजराइल वाला हमला हुआ था। हाँ, अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इसके जवाब में ईरान ने एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया। हॉर्मुज जलरू मध्य, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं।
ये मध्य पूर्व में मुश्किल से 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, राइट? हाँ, सिर्फ 33 किलोमीटर। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के एक कोने में 33 किलोमीटर के एक पानी के रास्ते के बंद होने से भारत के एक आम घर की रसोई में रखे एलपीजी सिलेंडर का दाम कैसे प्रभावित हो रहा है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के तेल व्यापार की ये वो जुगुलर वेन है जिसे अगर हल्का सा भी दबाया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगता है। ओहो, ये 33 किलोमीटर का संकरा रास्ता दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम व्यापार संभालता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रास्ते से निकलकर दुनिया भर में जाता है। और क्योंकि ये इतना संकरा है, इसलिए वहां सैन्य तनाव होते ही कमर्शियल जहाजों का निकलना तो नामुमकिन हो जाता होगा। बिल्कुल। मिलिट्री ब्लॉकेड या युद्ध के खतरे की वजह से शिपिंग कंपनियों के इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात बढ़ जाते हैं। हाँ, रिस्क इतना ज्यादा है। कोई भी अपना जहाज वहां नहीं भेजना चाहता। इस ब्लॉकेड का सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक 35% का भारी उछाल आ गया। 35%? हाँ, जो तेल $66 प्रति बैरल के आसपास बिक रहा था, वो अचानक 82 से $106 प्रति बैरल के बीच पहुंच गया। बाप रे, 45% का उछाल मतलब इसका सीधा असर ये है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन भी भयानक महंगा होगा। बिल्कुल। और जब ट्रकों का किराया बढ़ता है तो खेत से मंडी तक आने वाली सब्जियों से लेकर फैक्ट्रियों में बनने वाले साबुन तक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। एकदम सही। और इसी से पैदा होता है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का भयंकर दबाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का जो लक्ष्य बनाया था, जिसमें वो 2 से 6% की सीमा तय की गई थी, हाँ, वही वो अब सीधे तौर पर खतरे में नजर आ रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस एनर्जी प्राइस शॉक की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ 25 बेसिस पॉइंट तक गिर सकती है। अब जरा इस 25 बेसिस पॉइंट वाले आंकड़े को खोलते हैं। आम बोलचाल में ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, मतलब सिर्फ 0.25%। लगता तो है, लेकिन जब हम भारत जैसी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका जमीनी असर क्या होता है? 25 बेसिस पॉइंट के गिरने का मतलब है हजारों करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। हजारों करोड़? हाँ, इसका मतलब है कि कंपनियां अपनी नई फैक्ट्रियां लगाने का फैसला टाल देंगी, जिससे लाखों नई नौकरियों पर ब्रेक लग जाएगा, जो कि बहुत डरावना है। कंपनियों की लागत बढ़ने से कर्मचारियों के इंक्रीमेंट्स रुक सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरें कम नहीं करेगा, जिसका सीधा मतलब है कि आम आदमी के होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम नहीं होगी। एग्जैक्टली। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। ये सब सुन के तो किसी को भी डर लगना स्वाभाविक है यार। अगर अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव है तो क्या हम उसी तरफ नहीं जा रहे हैं जहां हम कुछ साल पहले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि 2020 और 2026 के भारत में आखिर अंतर क्या है? देश इस संकट से कैसे निपट रहा है कि हालात बेकाबू नहीं हुए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया को देखें ना, तो 2020 और 2026 के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? 2020 में हम एक अनजान दुश्मन से लड़ रहे थे, लेकिन आज भारत का रक्षा तंत्र और आर्थिक कूटनीति बहुत मजबूत स्थिति में है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात को बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई किया है मतलब? हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे हैं। बिल्कुल। एक समय था जब हम ज्यादातर तेल गिने चुने मिडिल ईस्ट के देशों से लेते थे, तब हम सिर्फ 27 देशों पर निर्भर थे। ओके। लेकिन आज भारत 41 अलग अलग देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। तो अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो हमारे पास 40 और विकल्प खुले हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि सरकार ने जमीन के नीचे विशालकाय गुफाओं में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी आपातकालीन तेल भंडार भी बना रखे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो ऐसे ही बुरे वक्त के लिए होते हैं। जी हाँ, इन रिजर्व्स का इस्तेमाल सिर्फ ऐसी ही राष्ट्रीय आपात स्थितियों में सप्लाई को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है भारत की कूटनीतिक जीत। वो ईरान वाली बात? हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के साथ जो उच्च स्तरीय बातचीत की, उसका जमीनी नतीजा सबको हैरान करने वाला था। हाँ, ईरान ने भारतीय टैंकरों को उस ब्लॉकेड वाले रास्ते से सुरक्षित निकलने की अनुमति दे दी। राइट। बिल्कुल। इतनी भयानक युद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने का रास्ता दिया। वाह। शिवालिक, नंदा देवी और जग लड़की जैसे भारी भरकम ऑयल टैंकर
उस युद्ध क्षेत्र से एकदम सुरक्षित बाहर आ गए। जगलड़की के बारे में तो मैंने न्यूज में देखा था। हाँ, जगलड़की नाम का टैंकर तो 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित मुंद्रा पोर्ट पहुंच भी चुका है। 80,886 मीट्रिक टन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है यार। ये पूरे देश की कई दिनों की सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। तो क्या हम इस पूरी स्थिति को ऐसे देख सकते हैं कि 2020 में जब संकट आया था, हाँ। तब हम एक भारी बारिश में बिना छाते के बीच सड़क पर खड़े थे, लेकिन 2026 में हमारे पास ना सिर्फ एक मजबूत छाता है, बल्कि हमने कूटनीति और रिजर्व के जरिए अपने ऊपर एक पक्की छत भी बना ली है। यह तुलना हालात को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है। सरकार की ये कूटनीतिक मजबूती और तैयारी चीख कर ये साबित करती है कि देश में ईंधन की कोई भयंकर कमी नहीं होने वाली है, जिसके लिए अर्थव्यवस्था को बंद करना पड़े। एग्जैक्टली, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये सुनकर तो एक आम नागरिक को काफी सुकून मिल सकता है। सरकार अपना काम कर रही है, भू राजनीति अपने स्तर पर चल रही है। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना जी। चाहे वो ये ऊर्जा संकट हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो या भविष्य की कोई आर्थिक मंदी, एक आम घर को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम नियम जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC और अन्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटीज भी बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि घबराकर पैनिक बाइंग न करें। अरे हाँ, वो जो हमने कुछ साल पहले देखा था, लोग महीनों का टॉयलेट पेपर, मैगी और राशन अपने घरों में ऐसे भर रहे थे जैसे दुनिया ही खत्म होने वाली हो। हाँ, और इसका नुकसान पता है क्या होता है? क्या? जब कोई महीनों का राशन एक साथ खरीदता है तो वो दरअसल सप्लाई चेन को ही तोड़ देता है। जो चीज बाजार में आराम से उपलब्ध थी वो पैनिक बाइंग की वजह से अचानक गायब हो जाती है और फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। NCDC की चेकलिस्ट बहुत स्पष्ट है। किसी भी आपात स्थिति के लिए केवल 7 से 10 दिनों का जरूरी राशन घर में होना काफी है। सिर्फ 7 से 10 दिन? बस। हाँ बस। इसके अलावा पीने का साफ पानी प्रति व्यक्ति 5 लीटर के हिसाब से होना चाहिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें जरूरी दवाएं हो और टॉर्च या एक्स्ट्रा बैटरी वाली एक इमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहिए। और पैसों की तैयारी को लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि आजकल तो हम एक चाय का कप भी खरीदते हैं तो फोन निकालकर सीधे UPI कर देते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या पूरी तरह डिजिटल होना किसी संकट में भारी पड़ सकता है? देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन बेहतरीन है, लेकिन संकट के समय एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप कैसा? बाढ़, भूकंप या गंभीर ऊर्जा संकट के दौरान कई बार पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, नेटवर्क टावर काम नहीं करते या ATM खाली हो जाते हैं। हाँ, तब तो फोन किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए ऐसे में कुछ नकद यानी कैश हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है। इसके साथ ही सेहत की सुरक्षा के लिए मास्क और हाइजीन का सामान हमेशा घर में होना चाहिए। एक और बहुत अहम बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा वो है सही जानकारी का चुनाव। बिल्कुल। आज के समय में अफवाहें किसी भी वायरस या युद्ध से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। सही कहा। हमें ये आदत डालनी होगी कि हम केवल NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मौसम विभाग या सिर्फ विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। अब यहाँ से ना चर्चा को एक थोड़ा अलग लेकिन बहुत ही जरूरी दिशा में ले चलते हैं। बताइए। अगर पेट्रोल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो एक आम नौकरी पेशा इंसान पर सबसे पहला सीधा असर क्या होगा? उसका रोज का आना जाना महंगा हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसका ऑफिस कम्यूट करना बहुत महंगा हो जाएगा और यहीं से आय के दूसरे स्रोतों और वर्क फ्रॉम होम के आंकड़े अचानक बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि संकट के समय सिर्फ भौतिक तैयारी ही काफी नहीं होती, आर्थिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम फोर्ब्स और जॉबल्स के ताज़ा डेटा पर नजर डालें तो पाएंगे कि काम करने का तरीका अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। 2024 के अंत तक ही भारत में लगभग 12.5% लोग घर से काम कर रहे थे। 12.5%। और जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत इस ट्रेंड को और तेजी करेगी। बिल्कुल तेज करेगी। अनुमान है कि 2025-2026 तक 60 से 90 मिलियन लोग भारत में रिमोटली काम करेंगे। बाप रे। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक शिफ्ट है। तो ऐसे माहौल में जहां कल को कोई नई महामारी आ जाए या कोई ऐसा ऊर्जा संकट आ जाए जो किसी को घर बैठने पर मजबूर कर दे,
एक आम इंसान खुद को आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित कर सकता है? ऑल्टरनेटिव इनकम कैसे बनाई जाए? इसके लिए ना हाई पेइंग डिजिटल स्किल सीखनी होंगी। ये अब कोई शौक नहीं रहा, ये एक ढाल बन गया है। डिजिटल स्किल्स जैसे कि? उदाहरण के लिए AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जहां कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही निर्देश देकर उससे बेहतरीन काम ले सकता है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स या क्लाउड आर्किटेक्चर, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनके लिए किसी एक शहर या ऑफिस की इमारत का मोहताज नहीं होना पड़ता। बस एक लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए और दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर कमाया जा सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नई डिजिटल स्किल सीखना आज के दौर में गाड़ी की डिक्की में स्पेयर टायर रखने जैसा है? स्पेयर टायर? हाँ, मतलब कोई भी कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई किसी सुनसान सड़क पर है और टायर पंक्चर हो ही जाता है, तो वो स्पेयर टायर सुनिश्चित करता है कि यात्रा बीच में ना रुके। एकदम सटीक एनालॉजी है। संकट के समय आर्थिक और भौतिक आत्मनिर्भरता इसी स्पेयर टायर की तरह काम आती है। जब किसी के पास ऐसी डिजिटल स्किल्स होती हैं, तो कोई भी स्थानीय मंदी या पाबंदियां उसे पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती। वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे बड़ी बात, भारत में अभी कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। कानूनी तौर पर लॉकडाउन एक बहुत बड़ा और आखिरी कदम है, जो सिर्फ अत्यंत गंभीर संकट या जीवन के खतरे के समय ही उठाया जाता है। सही कहा। अभी जो चुनौतियां सामने हैं, वे पूरी तरह से भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की कीमतों से जुड़ी हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ या बढ़ती महंगाई निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, स्कूल, कॉलेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम सामान्य रूप से चल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात जो आज के इस विश्लेषण से निकल कर आई है, वो ये है कि जागरूकता और सही तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अंधा डर नहीं। बिल्कुल सही। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, उसके घर में जरूरत भर का सामान होता है और उसका दिमाग शांत होता है, तो सोशल मीडिया की कोई भी अफवाह उसे आसानी से नहीं डरा सकती। सच में। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जब हम महामारी के उस मुश्किल दौर और उस ट्रॉमा को याद करते हैं, तो क्या हमारी वे कड़वी यादें हमें भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत और समझदार बना रही हैं? या फिर क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया हमारी उन्हीं पुरानी यादों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके हमें सिर्फ डराने का काम कर रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगली बार जब फोन पर कोई चेतावनी या फॉरवर्ड मैसेज आए ना, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले बस एक पल रोककर जरूर सोचना चाहिए कि हम जानकारी फैला रहे हैं या सिर्फ डर।